हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स सीरीज जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स। एंड द फर्स्ट वन इज अ फंगस फाइटिंग पाइनएप्पल। तो जानते हैं ये क्या है। एक इंडियन हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बोस इंस्टीट्यूट। वहां पर एक फंगस फाइटिंग पाइनएप्पल जो है रिसेंटली डेवलप किया गया है। जनरली क्या होता है, फंगस जो होते हैं उसमें ट्रेडिशनल मेथड से अलग अलग टाइप के जो है पाइनएप्पल पे, क्योंकि फंगस से जो है अटैक होता है, इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड से हम ट्राई करते हैं कि ये पाइनएप्पल के ऊपर फंगस जो है ना लगे। बट ये जो सारे हमारे टेक्निक्स है वो फेल होते जा रहे हैं। इसी वजह से अभी रिसेंटली जो है ये एक नया इनोवेशन किया गया है जिसमें हमने एक ऐसा पाइनएप्पल बनाया है जिसमें किसी भी प्रकार का जो है फंगस का अटैक हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें हमने क्या किया है, तो एक जीन लिया है जिसका नाम है ACACR-K3। इस जीन का हमने ओवर एक्सप्रेशन किया है। तो आइए जानते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल है। क्यों इसको बोला जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड? बिकॉज इसमें हमने जो पाइनएप्पल में जो ये जो जीन था उसको जो है हमने चेंज किया है, इसी वजह से इसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल हमने बनाया है। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज जीन। तो जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो है ये ट्रांसफर होता है। एंड ये जो होता है जीन, इट कैरीज एन इंफॉर्मेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन। एंड जो उस जीन की वजह से जो प्रोटीन बनता है दैट इज हेल्पफुल फॉर सर्टेन फंक्शन, और वी कैन से दैट फॉर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके आई का कलर यदि ब्लैक है या हेयर का आपका कलर ब्लैक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो ऐसा ही ये जो जीन है वो फंगस से जो है फाइट करता था। इसी के लिए ये इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उस जीन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया है। दैट मीन्स उस जीन का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। इस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से अब इस पे किसी भी प्रकार का जो है फंगस का अटैक नहीं होगा। तो हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल बनाया है जिससे जो फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्म, ये एक प्रकार का फंगस है, उसका अब जो है अटैक नहीं होगा। उस फंगस के अटैक से जो डिजीज पाइनएप्पल को होता था उसको बोला जाता है फ्यूजेरियोसिस। ये पर्टिकुलर डिजीज अब हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस फ्यूजेरियोसिस से क्या होता था, जो पाइनएप्पल है उसका स्टेम जो है उसको अफेक्ट होता था, उसकी लीव्स होती थी वो ब्लैक हो जाती थी, एंड जो फ्रूट होता है पाइनएप्पल वो अंदर से सड़ा हुआ निकलता था। इस वजह से जो पूरी यील्ड है पाइनएप्पल की वो डिक्रीज हो गई थी। उसी को इंक्रीज करने के लिए ये जो है रिसर्च किया है। ये इंस्टीट्यूट जो है बोस इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये रिसर्च किया है एंड इसमें दो साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट मेन रोल है, दैट इज प्रोफेसर गौरव गंगोपाध्याय एंड दूसरी है डॉक्टर सौमिली पाल। इन दोनों ने मिलके ये पर्टिकुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल जो है उसको बनाया है। तो इससे क्या होगा, जो भी पाइनएप्पल को जो भी थ्रेड था अब वो कम हो गया है। जो ब्लैक लीव्स हो जाती थी, स्टेम का जो रैपिंग होता था, मतलब स्टेम जो है मुड़ जाती थी, एंड इंटरनल फ्रूट रॉट की फ्रूट जो है अंदर से जो है वो अंदर से सड़ जाता था। इसी चीज को डील करने के लिए ये हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है पाइनएप्पल बनाया है। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते थे उसकी वजह से ये फंगस का जो है अटैक होता था। इसी से हमने जो है इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ये एक नया पाइनएप्पल बनाया है। तो इसमें क्या किया है, साइंटिस्ट ने ओवर एक्सप्रेस किया है इस जीन को। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जीन जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से अब इस पे फंगस का अटैक जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बनाया है। आइए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये डिजीज से रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब अब जो फ्यूजेरियोसिस जो डिजीज होता था फंगल डिजीज, अब इसको नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेबल जेनेटिक ट्रेट, दैट मींस अब जो इसकी आगे की जनरेशन बनेगी उसमें भी हमको ये ट्रेट मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने के लिए मिलेगा। मतलब अब जो आगे भी पाइनएप्पल्स बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार का जो है फंगस का अटैक नहीं होगा।
नेक्स्ट, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग इसलिए क्योंकि अब इसमें हम कोई भी फंजीसाइड, मतलब जो फंगस को मारने के लिए जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते थे, अब हमको वो नहीं डालने पड़ेंगे। इसकी वजह से ना ही एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा, ना ही ह्यूमन हेल्थ को अब इससे उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बार हमने ऐसा किया है कि इनहेरेंट जीन, मतलब हमने कोई जीन बाहर से नहीं डाला है पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में ऑलरेडी एक जीन था इनहेरेंट, मतलब उसके अंदर ही था, जिसको हमने ओवर एक्सप्रेस किया है। दैट मीन्स उसका जो प्रोडक्शन है हमने इंक्रीज किया है, एंड इसकी वजह से आगे हम और भी यदि किसी प्रकार के फंगस जो है उसका अटैक होगा तो उससे भी हम पाइनएप्पल या अदर जो भी प्रकार के प्लांट्स हैं उससे हम बचा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पीडी गुरुकुल वो इंस्टीट्यूट है जो आपको यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कराता है। इसके 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज इन बड़ौदा, सेकेंड वन इज गांधीनगर एंड द थर्ड वन इज इन अहमदाबाद। तो अभी रिसेंटली हमने गांधीनगर और अहमदाबाद में 2 जो है कोर्सेस हमने स्टार्ट किए हैं। एक जो अहमदाबाद में किया है फॉर यूपीएससी एंड वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इन गांधीनगर हमने जो बैच स्टार्ट किया है इट इज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट हमने जीपीएससी गुजराती लैंग्वेज में यहाँ अहमदाबाद में जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, एंड जो हमने अहमदाबाद में जो किया है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द 10th of July। तो अभी रिसेंटली ही हमने इसको स्टार्ट किया है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको देते हैं 3 फ्री डेमोज। आप आइए एंड फिर देखिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप ये हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं अप टू 50% स्कॉलरशिप, एंड यदि आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, एंड हमारे कोऑर्डिनेटर जो है आपको कॉल करेंगे एंड आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अशोकन पिलर। अभी हमने रिसेंटली एक अशोकन पिलर जो है श्रीलंका के वास्कादुआ श्री सुभूति विहार जगह में हमने अनवील किया है। उस पर्टिकुलर जो हम बोल सकते हैं अशोकन पिलर जो है उसका एक रेप्लिका, मतलब उसकी एक जो कॉपी है वो हमने श्रीलंका में जो है अनवील की है। आइए जानते हैं क्या है ये अशोकन पिलर। अशोकन पिलर जो है वो अशोका, जो आपने पढ़ा होगा कभी कि मौर्यन डायनेस्टी के वो बहुत ही बड़े किंग थे, उनको अशोका दी ग्रेट उनके जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं बोला जाता था बट उनके धम्म के लिए बोला जाता था। उन्होंने 261 बीसी में कलिंग, जो आज की डेट में ओडिशा में आता है, वहां पर जो है एक बैटल की थी जहां पर लगभग मोर देन 1 लाख सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हुई थी, एंड मोर देन हम बोल सकते हैं 1,50,000 जो सोल्जर्स है उनको उन्होंने कैप्टिवेट किया था। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉर उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ था, उनका माइंडसेट चेंज हुआ था, एंड उसके बाद उन्होंने भैरी घोष की जगह धम्म घोष जो है उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था। धम्म एज सच कोई भी सेक्ट नहीं है। धम्म का मतलब होता है कि यू शुड फॉलो एथिक्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड हैव मर्सी टुवर्ड्स द स्लेव्स। ये सब जो चीजें हैं ये मिला के बनता है धम्म, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। अशोका दी ग्रेट, जो अशोका किंग है, उन्होंने इस पर्टिकुलर धम्म को जो है अलग अलग कंट्रीज में भी फैलाया था। किसके थ्रू? तो धम्म महामत्ताज उन्होंने रखे थे, उनके थ्रू इन्होंने ये जो धम्म है उसको आगे बढ़ाया था। तो उसके लिए इन्होंने एक पिलर बनाया था, इसीलिए लिखा गया है बिल्ट बाय एम्परर अशोका आफ्टर द कलिंग वॉर। जब उनका मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जब उन्होंने सोचा था अब मैं वॉर के जरिए नहीं बल्कि धम्म के जरिए जो है पूरा एरिया जो है उसको बदलूंगा, एंड लोगों का जो व्यवहार है उनको बदलने की कोशिश करूंगा। तो इन्होंने अक्रॉस एशिया जो है ये धम्म को फैलाया था। नेक्स्ट, ये जो पिलर्स होते हैं जनरली इनके 40 to 50 फीट जो है उसकी रेंज में होते हैं, एंड ये बने होते हैं सैंडस्टोन के, जो अलग अलग जगह जैसे चुनार और मथुरा जो है वहां से इनको प्रोक्योर किया गया होता है। इसमें लोटस बेस होते हैं एंड सर्टेन एनिमल कैपिटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अशोका का पूरा पिलर है तो इसको नीचे के पार्ट को बोला जाता है अबैकस,
इसके ऊपर यहाँ पर जो पार्ट होता है, यहाँ पर ये लिखा है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है लोटस बेसिस, मतलब लोटस शेप का एक बेस रहता है एंड उसके ऊपर जो है कैपिटल रहता है। कैपिटल मतलब होता है शीर्ष। जैसे हम अशोका, जैसे आपको पता होगा कि हमने जो लायन कैपिटल है उसको हमने एज हमारा नेशनल एम्बलम सिलेक्ट किया है। जैसे आपने देखा होगा कि 4 लायंस वाला जो है उसको हम एज नेशनल एम्बलम यूज करते हैं, तो वो एक अशोका के पिलर जो जिसके ऊपर लायन कैपिटल था उससे लिया गया है। तो जिसमें लायंस होते हैं एंड ये जो है अलग अलग टाइप के धर्मा को सिंबलाइज करते हैं, अलग अलग टाइप के जो है प्योरिटी एथिक्स जो है उसको शो करते हैं। इस पर्टिकुलर जो पिलर होते हैं उसके नीचे अलग अलग प्रकार की इंस्क्रिप्शन जो है शिलालेख लिखे होते हैं एंड वो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक, एंड ये मैसेज देते हैं कि आपको जो है जस्टिस, वेलफेयर, नॉन वायलेंस जो है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये पिलर जो है अलग अलग ट्रेड रूट्स या हम बोल सकते हैं पिलग्रिमेज साइट्स पे रखे गए हैं, सो दैट लोग उनको आके देखें एंड उनसे जो है उनका हृदय परिवर्तन हो सके, उसका जो है उनपे इम्पैक्ट पड़ सके। इसीलिए ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स पे ये पिलर्स जो है वो रखे जाते हैं। इसका एक जो मैंने बताया लायन कैपिटल जो है सारनाथ का, उसको हम एज नेशनल एम्बलम जो है उसको यूज करते हैं एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको जो है रॉयल अथॉरिटी ही नहीं दिखती, बट बुद्धा जो है, बुद्धा का इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बुद्धा जो है उन्होंने ही ये नॉन वायलेंस जो है उसको काफी हद तक काफी ज्यादा बढ़ाया था। तो इस पे हमको सिर्फ एक ईरानियन नहीं दिखता, हमको बुद्धा का भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से बुद्धिज्म जो है अलग अलग कंट्रीज, जैसे हम बोल सकते हैं साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, वहां पर इसका जो है प्रोपोगेशन हुआ है एंड आज की डेट में भी ये जो है एथिकल गवर्नेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हमको हर धर्म को एक समान मानना चाहिए, ये सब चीजें जो है, ये सब एथिकल बातें या मॉरल बातें जो है हमको पिलर्स के थ्रू सीखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अप वी हैव द लेगेसी ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। तो हमने अभी रिसेंटली नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है एंड वो हमने इसलिए सेलिब्रेट किया है क्योंकि फर्स्ट एवर जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन 1927 वो उसी दिन हुआ था। इसी के लिए हमने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो पहले ये सबसे पहले बॉम्बे स्टेशन नहीं बना था, इससे पहले हमारे पास कुछ एमेच्योर रेडियो क्लब्स थे, जैसे कलकत्ता में थे, देन वी हैड इन मद्रास। उसके बाद जो है स्टेट ने इंटरवीन किया एंड देन जो है एक बॉम्बे स्टेशन बना अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उसके बाद ये जो आईबीसी कंपनी थी इसको ब्रिटिशर्स ने वो जो है प्रोक्योर कर लिया था एंड उन्होंने फिर इसका नाम बदल के कर दिया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। उसके बाद इन द ईयर 1936 इसका नाम बदल के रख दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो, जिस नाम से आप जानते हैं। एंड आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया आकाशवाणी। इसी में इंक्लूड किया गया विविध भारती। विविध भारती में अलग अलग टाइप के एंटरटेनमेंट, फिल्म और म्यूजिक के रिलेटेड जो थी बातें की जाती थी। एंड 1947 में जब ये ऑल इंडिया रेडियो या हम बोल सकते हैं आकाशवाणी जो है जब आगे बढ़ा, उस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ 2.5% ऑफ इंडियाज एरिया जो है उसको कवर करता था, जिसमें 11% जो है इंडिया की पॉपुलेशन आती थी। धीरे धीरे जो है ये बढ़ता चला गया। हम इसका बात करते हैं क्या रोल था, तो इसका रोल था इन नेशन बिल्डिंग। अलग अलग लिटरेसी के रिलेटेड जो भी ड्राइव्स चल रहे थे, अलग अलग हेल्थ के रिलेटेड जो बातें थी, एजुकेशन के रिलेटेड बातें थी, एंटरटेनमेंट के लिए बातें थी, वो वाया ऑल इंडिया रेडियो लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इसीलिए हम बोल सकते हैं इनका ऑल इंडिया रेडियो का नेशनल बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि लोगों को बातें जो हैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ही लोगों तक बातें जो हैं वो पहुंचाई गई थी एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में इस पर्टिकुलर रेडियो का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसने कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी जो है अलग अलग तरीके के रोल प्ले किए हैं, बिकॉज इन्होंने कैसे किया कि अलग अलग टाइप के जैसे फोक म्यूजिक है या क्लासिकल डांसेस है या हम बोल सकते हैं अलग अलग क्लासिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए थे रेडियोस पे एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है
ये बातें जो है लोगों तक पहुंची, लोगों तक जो है कल्चर आगे बढ़ता चला गया। इसीलिए इंडिया को जाना जाता है उसकी डाइवर्सिटी के लिए, उसके कल्चर के लिए, एंड उसके प्रिजर्वेशन में, उस कल्चर के प्रिजर्वेशन में ये रेडियो जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, इसने इन द ईयर 1939 एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू किया था, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में वो लोग हिंदी लैंग्वेज जो है उसको नहीं जानते थे, इसी वजह से इंडियन लैंग्वेज का उनको जो है आइडिया नहीं था, इसी वजह से हमने जो है अलग अलग लैंग्वेजेस उसको भी ऑल इंडिया रेडियो में हम लेकर आए। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पश्तो एंड अफगान लैंग्वेज, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हम 11 इंडियन लैंग्वेजेस एंड 16 फॉरेन लैंग्वेजेस में जो है ऑल इंडिया रेडियो को चलाते हैं, जो 100 मोर देन हम बोल सकते हैं 100 कंट्रीज में अब रेडियो का जो है रीच बढ़ गया है। नेक्स्ट अप वी हैव रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, एंड इसीलिए अब इसका जो है री इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसके लिए अभी री इलेक्शन जो है वो स्टार्ट करा गया है, उसका प्रोसेस जो है अभी शुरू किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग? तो पहला है आर्टिकल 63 जो कहता है कि देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक पोस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक आर्टिकल है 66 क्लॉज 1 जिसमें लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे, तो थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें दोनों हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज 68 क्लॉज 2 जिसमें लिखा गया है देयर इज नो फिक्स्ड डेडलाइन, कि इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है आपको नया वाइस प्रेसिडेंट जो है रखना चाहिए, बट प्रेसिडेंट के लिए जो है ये लिमिट दी गई है 6 मंथ्स की। तो यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के 6 मंथ्स, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी ऐसी टाइम लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। इसका जो यदि हम बात करें कि प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए एक एक्ट फॉलो किया जाता है, उस एक्ट का नाम है द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, एंड उसके जो रूल्स है इट इज मेंशन इन इलेक्शन रूल्स 1974। और ये जो इलेक्शन है वो कौन स्टार्ट करवाता है? तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका काम है ये पूरा कंडक्ट करने का ये इलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर नॉमिनेशन जो है विद इन 14 डेज जो है उनको टाइम लिमिट दिया जाता है लोगों को, कि आप जो है विद इन 14 डेज ये इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। देन विद इन 1 डे जो है ये स्क्रूटिनी करना होता है, ये भी जो भी नॉमिनेशन जो फाइल हुए हैं उसका जो है रिटर्निंग ऑफिसर पूरा जो है उसको उसकी छानबीन करेगा, पूरा देखेगा कि जो जिन लोगों ने फाइल किया है नॉमिनेशन क्या उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, वो सब चीजें जो है देखी जाती है। देन 2 दिन दिया जाता है टाइम फॉर द विड्रॉल, यदि किसी को भी विड्रॉल करना है, अपना नाम जो है नॉमिनेशन में देने के बाद वापस खींचना है, तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपना नाम वापस खींच सकते हैं। देन फिर पोलिंग डेट कब दी जाती है? तो 15 डेज आफ्टर द विड्रॉल, क्योंकि 15 डेज का टाइम लगता है इलेक्शन कमीशन को अलग अलग टाइप के जो बैलेट पेपर वगैरह हैं उसको प्रिंट करने में, जो भी उनकी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा कंप्लीट करने में एटलीस्ट आफ्टर विड्रॉल जो है 15 डेज लगते हैं। तो ओवरऑल हम कैलकुलेट करें तो लगभग एटलीस्ट 32 डेज जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए आफ्टर 32 डेज जो है ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब कौन लोग उनको जो है इस वोटिंग की प्रक्रिया में जो है शामिल होंगे, तो उसमें इंक्लूड होते हैं लोकसभा के मेंबर्स। एंड आज की डेट में लोकसभा में आपको जैसा पता है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली 104 जो अमेंडमेंट था उसमें एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेशंस थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। तो लोकसभा में जो है ओनली हम बोल सकते हैं इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यसभा में दोनों नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों जो है इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन जब
प्रेसिडेंट के होते हैं उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उनको भी वोटिंग करनी होती है, बट वाइस प्रेसिडेंट में एज सच कोई भी रूल नहीं है। और वोटिंग का जो प्रोसेस है वो वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो सिमिलरली जो प्रेसिडेंट जो है उसमें भी फॉलो किया जाता है। एंड इसमें जो है सीक्रेट बैलेट जो होती है उसकी प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का? जैसे हमको पता है ही इज द एक्स ऑफिशियो, मतलब वो राज्यसभा के जो है वो चेयरमैन होते हैं, और ये लिखा गया है इन द आर्टिकल 64। नेक्स्ट, यदि प्रेसिडेंट आपने सीट पे ना हो, उनकी सीट जो है वेकेंट हो, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का रोल जो है वो निभाते हैं, तो आर्टिकल 65 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, उनको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो भी डेकोरम होता है वो मेंटेन करना होता है, सारा जो लीगल डिबेट होती है वहां पर उसको देखना होता है, कोई भी प्रकार का यदि डिसरप्शन हो तो वो सब देखना होता है। एंड इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को नॉन बायस, या तो हम बोल सकते हैं नॉन पार्टीसियन, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के टुवर्ड्स बायस नहीं रहना होता है, और अनबायस तरीके से सारा डिसीजन जो है वो लेना होता है। नेक्स्ट अप वी हैव द MiG-21। तो अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है बाय द सितंबर 2025, जो 2 स्क्वाड्रन थे लास्ट MiG-21 के, उसको जो है अब रिटायर कर दिया गया जाएगा इन, हम बोल सकते हैं इन सितंबर 2025। तो बात करते हैं व्हाट इज मिग। तो मिग एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो हमने लिया था सोवियत से, एंड ये हमारे लिए काफी जो है इम्पोर्टेंट था। एंड ये एयरक्राफ्ट हम बोल सकते हैं कोल्ड वॉर जब हो रही थी, हम बोल सकते हैं यूएस एंड रशिया के बीच में, तब इसने, ये फाइटर जेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था उसने रोल निभाया था। नेक्स्ट, इसको डेवलप किया गया है बाय निकोयान गुरेविच, जो एक यूएसएसआर की पहले कंपनी थी इन द ईयर 1950s। तब उसके बाद उन्होंने जो है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन 1960s जो है वो लाइसेंस दिया, एंड उसके बाद एचएएल ने ही इसका प्रोडक्शन जो है वो किया है। इसको इंडिया में इंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1963, और हम बोल सकते हैं 1970 से लेके 2000 तक इस पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है उसने बहुत ही ज्यादा हमारा साथ दिया है। और स्पेशली अगर बात करें तो जब हमारी पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुई थी उस टाइम पे ये MiG-21 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित हुआ था। इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी स्पीड है मैक 2.0, तो हम बोल सकते हैं इसकी स्पीड जो है सुपरसोनिक है। क्यों? बिकॉज इट इज मोर देन सोनिक, जो है मैक 1 से ज्यादा स्पीड है, इसी के लिए ये एक सुपरसोनिक जो है फाइटर जेट है। ये एयर टू एयर जो है मिसाइल्स को लॉन्च करता है, बॉम्ब्स को लॉन्च करता है। एंड इसके जो लेटर वेरिएंट थे MiG-21 बाइसन, उसमें जो रेडार था उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन था, इसी वजह से ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट था। इसका ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने बताया था पाकिस्तान के साथ हमारी 2 वॉर हुई थी इन 1965 एंड 1971, तब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एंड ये फर्स्ट नॉन वेस्टर्न था, अदरवाइज हम क्या करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह उन सब से हम फाइटर जेट्स प्रोक्योर करते थे, बट सोवियत यूनियन से हमने पहली बार ये फाइटर जेट जो है वो लिया था। इसके लिए कंट्रोवर्सी कुछ है, बिकॉज कई बार जो है MiG-21 का नाम आता है तो इमीडिएटली लोग इसको बोलते हैं ये तो फ्लाइंग कॉफिन है। कॉफिन मीन जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, तो ये एक फ्लाइंग कॉफिन है, बिकॉज इसमें मोर देन हम बोल सकते हैं 400 क्रैशेस हुए हैं आफ्टर 1970s, जिसमें लगभग 200 पायलट्स और 50 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। इसी वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। एंड इसको जो है काफी बार हमको चाहिए था कि हम इसका अपग्रेड वर्जन लेके आए, क्योंकि एक फ्लाइंग कॉफिन की तरह जाना जा रहा है, काफी सारे जो है हमारे पायलट्स वगैरह की डेथ हो रही है, बट हमारे पास इसके बदले कोई भी अच्छा जो है फाइटर जेट नहीं था। इसी वजह से इतने साल तक, अभी हम जैसे देख सकते हैं सितंबर 2025 तक ये हमारे स्क्वाड्रन का पार्ट रहा है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्योंकि नहीं थे, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ नहीं बन रही थी, इसी वजह से हमने इसको रखा था। बट अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है, इसके बदले अब यूज होंगे हमारे इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब इंडिया ने ही डेवलप किया है तेजस MK-1A फाइटर जेट्स। बट स्टिल हमारी जो रिक्वायरमेंट है 42.5 स्क्वाड्रन की, वो अभी भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही है।
नेक्स्ट अप वी हैव कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कि वो यूनेस्को से वापस अपनी मेंबरशिप जो है खींच लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अभी हमने देखा था यूएस ने अपनी मेंबरशिप खींच ली थी एंड उन्होंने आफ्टर हम बोल सकते हैं 2 साल पहले जो है बिफोर 2 इयर्स उन्होंने इसको यूनेस्को को वापस ज्वाइन करा था, बट अभी रिसेंटली उन्होंने वापस जो है इसको छोड़ने का निर्णय लिया है एंड उन्होंने रीजन ये दिया है कि इसमें एंटी इजराइल जो है बायस हो रहा है और प्लस पैलेस्टाइन को यूनेस्को ने एक कंट्री जो है घोषित कर दिया है, एज कंट्री कंसिडर किया है, तो यूएस को ये बात जो है जमी नहीं है, इसी वजह से वो अब ये जो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसको छोड़ने का निर्णय लिया है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका मेन काम ये है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में ग्लोबल पीस मेंटेन रहे एंड उसमें ये कैसे मेंटेन करते हैं, थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। डिटेल में आइए जानते हैं यूनेस्को का क्या क्या जो है रोल है। तो इसको पहले फाउंड किया गया था इन द ईयर 1945 ऑन नवंबर 16 एंड इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है एंड इसको वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लेके आया गया था सो दैट वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन रहे। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो इसका काम है कि एजुकेशन जो है उसको बढ़ाना है, लिटरेसी उसको बढ़ाना है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उसको प्रोक्योर करना है। इसीलिए इन्होंने काफी जो है इम्पोर्टेंट जो है स्कीम स्टार्ट की है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट इनका काम है कि जो भी इनटेंजिबल हेरिटेज है, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, वैसे टाइप के भी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें सेव करके रखना है। देन हम इन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे हैं ऑन डिजिटल गवर्नेंस, एआई। जैसा आपको पता है आगे जो है एआई धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए क्या जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें भी जो है वो यूनेस्को जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके क्या क्या की इनिशिएटिव है। एक है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जैसे ये अलग अलग जो साइट्स हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करते हैं। नेक्स्ट ये इंटेंजिबल हेरिटेज जो मैंने बोला आपको टच नहीं कर सकते, ऐसे हेरिटेज को भी सेव करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन, वो भी स्टार्ट किया गया था बिकॉज कोविड की वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ था, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कोएलिशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के लिए जो एथिक्स है उसका रेकमेंडेशन भी किया गया था इन द ईयर 1921 एंड ओवरऑल अगर हम यूनेस्को का रोल देखें तो ये ग्लोबल इनइक्वालिटी जो एजुकेशन के फील्ड में देखने के लिए मिलती है या कल्चर के फील्ड में देखने के लिए मिलती है उसको कम करना इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। नेक्स्ट ये पीस बिल्डिंग या अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो पीस होना चाहिए उसको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट कोई भी डिजास्टर के लिए यदि प्रिपेयर्डनेस है उसको इंक्रीज करते हैं, जैसे सुनामी के लिए जो अलग अलग टाइप के वार्निंग सिस्टम है उसके लिए भी यूनेस्को ने इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है। वो भी चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स हो उससे कोई भी कंट्री अफेक्ट ना हो और ये जो पर्टिकुलर कोई भी प्रकार का साइंटिफिक जो इनोवेशन हुआ हो वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहे, अलग अलग कंट्रीज के पास जाए, इसके लिए यूनेस्को जो है काम करता है। नेक्स्ट ये एक्ट्स एज द क्लियरिंग हाउस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल डेटा एक्सचेंज। ये चाहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रकार का यदि साइंटिफिक इनोवेशन हुआ वो दूसरे कंट्रीज तक भी पहुंचे, कोई कल्चर के लिए उन्होंने कुछ इनोवेशन किया वो भी दूसरी कंट्रीज तक पहुंचे, लोग दूसरे का कल्चर आके देखें, दूसरे का कल्चर आके समझे, उनका हेरिटेज देखें, इसलिए यूनेस्को जो है उस दिशा में आगे काम करता है। Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching our series. And यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको बोथ इंग्लिश एंड गुजराती में इसका PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। Thank you for watching. Thank you so much.